नमस्कार, शुभ मिशन में आपका स्वागत है। इजराइल और हमास के बीच संघर्ष को स्टेप बाय स्टेप पूरी सटीक और तथ्यात्मक जानकारी के लिए इस वीडियो को लास्ट तक जरूर देखें। 7 अक्टूबर 2023 का दिन इजराइल के लिए एक असाधारण दिन था। सुबह के समय जब तमाम इजराइल के लोग अपने घरों में सोए रहे होंगे, तभी अचानक एयर रेड सायरन बजने लगा। हमास के द्वारा इजराइल पर हजारों रॉकेट से एक साथ हमला किया गया। गाजा पट्टी से हमास के सैकड़ों लोग विभिन्न रास्तों से इजराइल की सुरक्षा व्यवस्था को तोड़ते हुए इजराइल की सीमा में घुसे। उन्होंने सीमा के निकट बसे इजरायली नागरिकों पर अंधाधुंध गोलियां बरसाई और सैकड़ों लोगों को बंदी बना लिया। रॉकेट का हमला इतना तेज था कि इजराइल के आयरन डोम को भेदने में सफल रहा और इसके दायरे में यरूशलेम का कुछ अंदरूनी हिस्सा भी आ गया। इस घटना से इजराइल की सुरक्षा व्यवस्था को हर दृष्टि से विफल देखा जा रहा है। आयरन डोम एक एयर डिफेंस सिस्टम है। विश्व प्रसिद्ध इजराइल की खुफिया एजेंसी मोसाद को क्या इस घटना की भनक तक नहीं मिली, यह भी एक आश्चर्य की बात है। इजराइल फिलिस्तीन संघर्ष कोई नया संघर्ष नहीं है। दुनिया के सबसे पुराने और लगातार जारी रहने वाले संघर्षों में से एक है। कभी कभी स्थिति घातक चरम तक बढ़ जाती है, जिससे क्षेत्रों में मौतों का विनाश का तांडव शुरू हो जाता है। इजराइल फिलिस्तीन संघर्ष कैसे शुरू हुआ? इजराइल फिलिस्तीन का इतिहास क्या है? इजराइल फिलिस्तीन के बीच आजकल चल रहे खूनी संघर्ष को समझने के लिए उस जगह की पृष्ठभूमि और उससे जुड़े लोगों को समझना बहुत जरूरी है। हालांकि वर्तमान संघर्ष की जड़ें 20वीं शताब्दी से जुड़ी हुई हैं। प्राचीन इतिहास के संबंध में क्षेत्र की एक संक्षिप्त पृष्ठभूमि से उस स्थान के धार्मिक व ऐतिहासिक महत्व को समझने में मदद मिलेगी। इजराइल आज पश्चिम एशिया में एक छोटा सा देश है। इजराइल की सीमा पश्चिम में भूमध्य सागर, दक्षिण में मिस्र, पूर्व में जॉर्डन और सीरिया, उत्तर में लेबनान से लगती है। इजराइल में कई ऐसे स्थल हैं जो यहूदियों, ईसाइयों और मुसलमानों के लिए समान रूप से धार्मिक महत्व रखते हैं और उनका एक जटिल इतिहास है। आज इजराइल की आबादी ज़्यादातर यहूदी है, वहाँ ईसाई व मुस्लिम अल्पसंख्यक हैं। प्राचीन इतिहास की बात करें तो जो कुछ हमें ज्ञात होता है इजराइल के बारे में, वह हिब्रू बाइबल से ज्ञात होता है। इजराइल का पता बाइबल के अब्राहम से लगाया जा सकता है, जिसे यहूदी धर्म का पिता यानी अपने बेटे इसहाक के माध्यम से, और इस्लाम का पितामह अपने बेटे इस्माइल के माध्यम से माना जाता है। ऐसा माना जाता है कि इजराइल के वंशजों को कनान यानी लगभग आधुनिक इजराइल में बसने से पूर्व सैकड़ों वर्षों तक मिस्रवासियों ने अपना गुलाम बनाया था। लगभग 1000 ईसा पूर्व इस क्षेत्र पर राजा डेविड ने शासन किया और उनके बेटे सुलोमन ने लगभग 957 ईसा पूर्व में प्राचीन यरूशलेम में पहला मंदिर बनवाया था, जिसे सुलोमन मंदिर कहा जाता है। लगभग 931 ईसा पूर्व में यह क्षेत्र 2 भागों में विभाजित हो गया था, अर्थात उत्तर में इजराइल और दक्षिण में यहूदा। फिर लगभग 722 ईसा पूर्व में इजराइल राज्य पर अश्शूरियों द्वारा आक्रमण किया गया और उन्हें नष्ट कर दिया गया। इसके बाद 6ठी शताब्दी ईसा पूर्व में यरूशलेम पर बेबीलोनियों ने कब्जा कर लिया। उन्होंने यहूदा पर कब्जा कर लिया, प्रथम मंदिर को नष्ट कर दिया और यहूदियों को बेबीलोन में निष्कासित कर दिया। 538 ईसा पूर्व में अचमेनिद साम्राज्य ने बेबीलोनियों पर कब्जा किया, जिसके सम्राट साइरस थे, जिन्होंने यहूदियों को यहूदा वापस जाने की अनुमति दी थी, जहां उन्होंने सोलोमन मंदिर का पुनर्निर्माण कराया था। फिर 70 ईस्वी में रोमनों ने पहले यहूदी रोमन युद्ध के अंत का प्रतीक दूसरा मंदिर नष्ट कर दिया। ऐसा माना जाता है कि दूसरे मंदिर से लूटे गए सोने, चांदी और सामग्री से रोमन कोलोसियम के निर्माण में योगदान दिया गया था। 132 से 136 ईस्वी के बार खोखवा विद्रोह हुआ, जिसके बाद रोमन सम्राट हैड्रियन ने सभी यहूदियों को यरूशलेम से निष्कासित कर दिया, जो समय समय पर रोमन के विरोध में हमेशा विद्रोह कर रहे थे। हैड्रियन ने इस प्रांत में यहूदियों की उपस्थिति के सभी निशान को खत्म कर दिया और उनका नाम बदलकर यहूदिया से सीरिया पैलेस्टीना रख दिया। यहूदिया के साथ यहूदियों के जो संबंध थे उसे नष्ट कर दिया और यहूदी विश्वास के सभी क्रियाकलाप पर रोक लगा दिया, क्योंकि हैड्रियन का लक्ष्य उस राष्ट्र को जड़ से उखाड़ फेंकना था जिसने रोमन साम्राज्य को भारी नुकसान पहुंचाया था। अगली कई शताब्दियों तक इजराइल के क्षेत्र पर पारसियों, रोमनों, यूनानियों, सेल्जुक तुर्क, क्रूसेडर्स, मिस्र, मामलुक्स और अंततः ऑटोमन जैसे कई समूहों ने विजय प्राप्त करके शासन किया।
1517 से लेकर 1917 तक ऑटोमन साम्राज्य ने इजराइल के क्षेत्र सहित पश्चिम एशिया के अधिकांश भूभाग पर शासन किया। 19वीं शताब्दी में इजराइल फिलिस्तीन क्षेत्र में जनसंख्या लगभग 87% मुस्लिम, 10% ईसाई और 3% यहूदी थी, और सभी समुदाय एक दूसरे के साथ क्षेत्र में शांति से रहते थे। इजराइल शहर में तीनों समुदाय की आबादी लगभग बराबर थी। 19वीं सदी में एक ऑस्ट्रो-हंगेरियन यहूदी पत्रकार थियोडोर हर्जल ने फिलिस्तीन में यहूदियों के लिए एक यहूदी मातृभूमि के विचार का प्रचार किया। इस विचार को जियोनिज्म के नाम से जाना गया, जिसके यूरोप में यहूदियों के बीच इस विचारधारा को मानने वाले बहुत थे, क्योंकि यूरोप में यहूदियों को भेदभाव और यहाँ तक कि नरसंहार का सामना करना पड़ रहा था। 1917 में ब्रिटिश सरकार ने प्रथम विश्व युद्ध के लिए यहूदी समर्थन हासिल करने की उम्मीद में बाल्फोर घोषणा की, जिसमें यह वादा किया गया कि फिलिस्तीन में यहूदी लोगों के लिए एक राष्ट्रीय घर की स्थापना होगी। यह यहूदियों के साथ एक धोखे जैसा था, क्योंकि इससे पहले 1916 में अंग्रेजों ने फ्रांसीसियों के साथ गुप्त रूप से एक समझौता किया था, जिसके अनुसार युद्ध के बाद अरब क्षेत्रों को विभाजित कर दिया जाएगा और फिलिस्तीन पर अंग्रेजों का नियंत्रण होगा। इसके अलावा अंग्रेजों ने 1915 में मक्का के शासक शरीफ हुसैन से वादा किया था, अगर हुसैन ऑटोमन्स के खिलाफ अरब विद्रोह का नेतृत्व करेंगे तो वह फिलिस्तीन सहित पूरे क्षेत्र पर शासन करेंगे, जो उन्होंने वास्तव में किया। फिलिस्तीन में अरबों ने इस घोषणा का पुरजोर विरोध किया। इस क्षेत्र में यहूदी मातृभूमि का मतलब फिलिस्तीनियों के लिए अधीनता होगी। प्रथम विश्व युद्ध के बाद ब्रिटिशों ने फिलिस्तीन में एक उपनिवेश की स्थापना की, जिसमें कहा गया कि वे इस क्षेत्र पर तब तक शासन करेंगे जब तक फिलिस्तीनी स्वयं शासन करने के लिए तैयार नहीं हो जाते। इसे अनिवार्य फिलिस्तीनी कहा गया, क्योंकि यह राष्ट्र संघ के आदेश के अनुसार था। इस समय से पहले भी सदियों से निष्कासित होने के कारण अपनी मातृभूमि बनाने की आशा में यूरोप से फिलिस्तीन में यहूदियों की संख्या में काफ़ी वृद्धि हुई थी। इसी बीच 1920 से 1930 के दशक में ब्रिटिशों, जो बाल्फोर घोषणा का सम्मान कर रहे थे, की मदद से फिलिस्तीन में यहूदियों की आबादी हजारों की संख्या में बढ़ गई। इस दौरान यहूदी समुदाय और अरबों के बीच तनाव बढ़ रहा था। 1936 में फिलिस्तीनी अरबों द्वारा खुद को एक राष्ट्र के रूप में देखने के परिणाम स्वरूप ब्रिटिशों के खिलाफ विद्रोह कर दिया। इस विद्रोह को दबाने के लिए अंग्रेजों ने यहूदी मिलिशिया की मदद से यह विद्रोह दबाया था। इस विद्रोह के बाद अंग्रेजों ने एक श्वेत पत्र जारी किया, जिसमें फिलिस्तीन में यहूदी अप्रवासन को सीमित किया और 10 वर्षों के भीतर फिलिस्तीन में एक संयुक्त यहूदी अरब राज्य की स्थापना का आह्वान किया। द्वितीय विश्व युद्ध के समय नरसंहार के बाद यूरोप से भाग रहे कई यहूदियों को यहूदी संगठनों द्वारा अवैध रूप से फिलिस्तीन लाया गया था, जिसके कारण बहुत तनाव बढ़ गया और अंग्रेजों ने इस समस्या को नव स्थापित संयुक्त राष्ट्र को सौंप दिया। 1947 में संयुक्त राष्ट्र ने फिलिस्तीन को विभाजित करने वाले क्षेत्र में फिलिस्तीन और यहूदी राज्यों की स्थापना के लिए मतदान किया। इस योजना को अरबों ने अस्वीकार कर दिया। इस योजना को अस्वीकार करने के बावजूद मई 1948 में इजराइल राज्य का गठन हुआ। इजराइल को प्रधानमंत्री के रूप में डेविड बेन गुरियन के साथ एक स्वतंत्र राज्य घोषित किया गया था। इस घोषणा के बाद 1948 में अरब इजराइल युद्ध छिड़ गया और 5 अरब राज्यों ने मिलकर इराक, सीरिया, लेबनान, जॉर्डन और मिस्र, इन सभी ने इजराइल पर हमला कर दिया। 1949 में युद्ध विराम की घोषणा हुई और समझौते के तहत वेस्ट बैंक जॉर्डन को दे दिया गया और गाजा पट्टी मिस्र का हिस्सा बना। हालांकि युद्ध जीतने के बाद इजराइल ने अब संयुक्त राष्ट्र की घोषणा के तहत उससे अधिक क्षेत्र पर नियंत्रण कर लिया है। पूर्वी यरूशलेम जॉर्डन के नियंत्रण में था। 7 लाख से अधिक फिलिस्तीनी इस क्षेत्र से भाग गए और पड़ोसी अरब देश में शरणार्थी बन गए। फिलिस्तीनी इस युद्ध को नकबा या तबाही कहते हैं, क्योंकि वे राज्य विहीन हो गए थे। एक बार तनाव फिर से बढ़ गया जब 1956 में मिस्र के गमाल अब्देल नासिर ने सुएज नहर का राष्ट्रीयकरण कर दिया। इसके बाद सुएज संकट उत्पन्न हुआ। इजराइल ने सिनाई प्रायद्वीप पर हमला किया और
ब्रिटिश और फ्रांसीसी समर्थन से सुएज नहर वापस ले लिया। इससे आगे भी कई युद्ध हुए, जैसे 1967 में 6 दिवसीय युद्ध शुरू हुआ, जिसमें गाजा पट्टी, वेस्ट बैंक, गोलन हाइट्स और सिनाई प्रायद्वीप पर इजराइल ने नियंत्रण कर लिया और पूर्वी यरूशलेम पर भी कब्जा कर लिया। आज से 50 साल पहले योम किप्पुर युद्ध 1973 में छिड़ गया, जब सीरिया और मिस्र ने इजराइल के खिलाफ अचानक हवाई हमला शुरू कर दिया। संयुक्त राष्ट्र ने एक प्रस्ताव पारित किया, उसके 2 सप्ताह बाद लड़ाई बंद हुई। 1982 में लेबनान पर इजराइल ने आक्रमण कर दिया और फिलिस्तीनी मुक्ति संगठन यानी PLO को बाहर कर दिया। PLO का गठन 1964 में सशस्त्र संघर्ष के माध्यम से फिलिस्तीन की मुक्ति के लिए लड़ने के लिए किया गया था। इस समय इजराइल उन क्षेत्रों में यहूदी बस्तियां बना रहा था जिन्हें पूर्वी यरूशलेम सहित फिलिस्तीनी क्षेत्र माना जाता था। क्या है हमास और हमास का उदय कब हुआ? हमास का उदय 1980 के दशक के बाद देखा जा सकता है, जब पहला फिलिस्तीनी विद्रोह हुआ था। इसी समय हमास का उदय हुआ। यह एक इस्लामी संगठन है और बहुत जल्द ही इसने इजरायली कब्जे और फिलिस्तीन के राजनीतिक गुट फतह के विरुद्ध लोकप्रियता हासिल कर ली थी। 2006 में फिलिस्तीन के विधायी चुनाव में हमास की जीत हुई, जिसके कारण फतह के प्रभुत्व वाले PA यानी फिलिस्तीनी अथॉरिटी के साथ तनाव काफ़ी बढ़ गया। 2007 में बलपूर्वक हमास ने गाजा पट्टी पर अधिकार कर लिया। इस संघर्ष से जुड़े कुछ प्रमुख स्थल हैं जिसके लिए आज तक यह युद्ध हो रहा है। इसमें अल अक्सा मस्जिद है। यह इस्लाम की आस्था के पवित्र स्थानों में से एक है, जिसे मुस्लिम हरम अल शरीफ और यहूदी इसे टेम्पल माउंट के रूप में मानते हैं। यह स्थान ईसाई, यहूदी, मुस्लिम तीनों के लिए पवित्र है। यह स्थान यरूशलेम में है। दूसरा, शेख जर्राह। यह यरूशलेम के उत्तरी भाग में है। 1948 में जब फिलिस्तीन भूभाग में इजराइल राज्य की स्थापना की गई, तो लाखों की संख्या में फिलिस्तीनी लोगों को उनके घरों से निकाल दिया गया था। उनमें से कुछ लोग पूर्वी यरूशलेम में जाकर शेख जर्राह में बस गए थे। तीसरा, वेस्ट बैंक। इस क्षेत्र पर 1948 में अरब इजराइल युद्ध के बाद जॉर्डन का कब्जा था, लेकिन 1967 में युद्ध के दौरान इजराइल ने इसे छीन लिया। ये इजराइल के नियंत्रण में है। वेस्ट बैंक जॉर्डन व इजराइल के बीच में स्थित है। गाजा पट्टी इजराइल व मिस्र के मध्य स्थित है। गोलन हाइट्स, यह एक महत्वपूर्ण पठार है। रणनीतिक रूप से जिसे इजराइल ने वर्ष 1967 में सीरिया से जीता था, 1981 में इस पर प्रभावी तरीके से कब्जा कर लिया। 2017 में अमेरिकी राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप ने आधिकारिक तौर पर गोलन हाइट्स और यरूशलेम को इजराइल के अंग के रूप में मान्यता दे दी। यह वीडियो आपको कैसी लगी कमेंट ज़रूर करें और इस वीडियो को लाइक करें, इस दोस्तों को शेयर करें। इसी तरह के आने वाले अन्य वीडियो को देखने के लिए मेरे चैनल को सब्सक्राइब करें। धन्यवाद।